हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि था हमारा मोशन। इससे पहले हम लोगों ने मोशन के बारे में जान लिया था, एक्सेलरेशन तक जान लिया था, वेलोसिटी और सब कुछ जान लिया था हम लोगों ने। ओके, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ। ओके, ग्राफ वैसे बेसिकली काफ़ी कम क्वांटिटी में दिया हुआ है उसमें नॉलेज, बट हम लोग देखें डिटेल में इसके बारे में। सबसे पहले ग्राफ होता क्या चाहिए, ठीक है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को स्टेबल करता हो। जैसे कि मान लेते हैं टाइम और डिस्टेंस, टाइम वेलोसिटी। अगर किसी मैच की बात करें तो पर कितने ओवर हुए हैं और पर ओवर में कितने रन लगे हैं, इसके दो अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में जब कोई ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप स्टेबल होता है तो वो कहलाता है ग्राफ। ठीक है, इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज दैट इज नोन एज ग्राफ। ओके, अब ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, इससे पहले आपने बार ग्राफ पढ़ा होगा, हिस्टोग्राम पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ पढ़ा होगा। वो सब एक अलग कार्टेशियन ग्राफ के ही रिप्रेजेंटेशन के पार्ट है। हम लोग दो भागों में बांटते हैं इसको, एक पोलर ग्राफ, दूसरा कार्टेशियन ग्राफ। पोलर ग्राफ वो ग्राफ है जो कि किसी एंगल के ऊपर में कैलकुलेट करता है डिस्टेंस को। ओके, जैसा कि एरोप्लेन के नेविगेशन में एरोप्लेन जमीन से कुछ एंगल के ऊपर चलता जाता है और कोई खास डिस्टेंस के आधार पे। तो जब ग्राफ का यूज होगा नेविगेशन बाय कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल, देन दैट ग्राफ विल बी नोन एज पोलर ग्राफ। ठीक है, इसका यूज हम लोग बेसिकली नहीं करते हैं। दूसरा जो हमारा मैथमेटिकल टर्म में सबसे ज्यादा यूज होता है वो है हमारा कार्टेशियन ग्राफ, और इसी के अंतर्गत में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम सब कुछ जो आते हैं वो इसी ग्राफ में आते हैं, जो कि होता है कार्टेशियन ग्राफ में। कार्टेशियन ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ दैट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज यूजिंग द यूनिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्वांटिटीज। किसी भी क्वांटिटी के दो अलग अलग क्वांटिटीज के यूनिक कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करने के बाद जो रिलेशनशिप स्टेबल करता है वैसा ग्राफ कहलाता है आपको कार्टेशियन ग्राफ। ओके, कार्टेशियन ग्राफ का फिगर आप यहां देख सकते हैं। तो एक ऐसा ग्राफ जो कि किसी भी दो चीज के बारे में, अगर आप इस पर टाइम पुट करिए, डिस्टेंस पुट करिए, तभी भी इस पर अगर आप ओवर पुट करते हैं और इस पर नंबर ऑफ रन्स मेड इन ईच ओवर पुट करते हैं तभी भी, तो ये कार्टेशियन ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कार्टेशियन ग्राफ में दो एक्सिसेस होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस, दूसरा होता है डिपेंडेंट एक्सिस। और जनरल लाइफ में हम लोग एक्स एक्सिस को हम लोग लेके चलते हैं कि एक्स एक्सिस इज द इंडिपेंडेंट एक्सिस, और वाई एक्सिस जो होता है इसको हम लोग लेके चलते हैं डिपेंडेंट एक्सिस। ओके, तो डिपेंडेंट एक्सिस का कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट एक्सिस के रेस्पेक्ट में होता है। तो ग्राफ में बेसिकली होते हैं, कार्टेशियन ग्राफ में दो पार्ट्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक्सिस, दूसरा डिपेंडेंट एक्सिस। ठीक है, अब जनरल लाइफ में हम लोग एक्स एक्सिस जिसको एब्सिसा भी कहते हैं हम लोग उसको इंडिपेंडेंट एक्सिस लेते हैं, और वाई एक्सिस जिसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं उसको हम लोग डिपेंडेंट एक्सिस के तौर पे लेते हैं। और इसके बीच में एक हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है हमारा ओ, जो कि है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? क्योंकि दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं और दो अलग अलग क्वांटिटीज के दो अलग अलग एक्सिसेस हैं। ओके, इन दोनों क्वांटिटीज के अलग अलग एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही कहलाता है आपको ओरिजिन। ठीक है, जो अगर ये एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट एक्सिस है, वाई एक्सिस डिपेंडेंट एक्सिस है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहलाएगा आपको ओरिजिन। ठीक है, ग्राफ को रीड करने से पहले कुछ बात हम लोग जान लें इसके बारे में। जो भी क्वांटिटीज ओरिजिन के राइट हैंड और अपवर्ड होगा दे विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और जो भी क्वांटिटीज ओरिजिन के लेफ्ट और डाउनवर्ड होगा दे विल बी कंसिडर्ड एज निगेटिव क्वांटिटीज। कोई परेशानी नहीं? ओके, किसी को कोई दिक्कत इससे नहीं होनी चाहिए। अब जब हम x और y का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक लाइन रिसीव होता है या फिर कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर अचीव होता है। ये जो लाइन अचीव हो रहा है ये कहलाता है स्लोप ऑफ ग्राफ। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन मिलता है जिसको हम लोग वेरिएंट ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या फिर इंडिपेंडेंट एक्सिस और डिपेंडेंट एक्सिस के वेरिएंट, मतलब गिवन जो अलग अलग वैल्यूज हैं उससे कैलकुलेट करके जो हम ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, कोई परेशानी नहीं? तो हम लोग कार्टेशियन ग्राफ के बारे में जान गए हम लोग
कि कार्टेशियन ग्राफ में दो एक्सिस होंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एक्सिस को कॉमनली हम लोग एक्स एक्सिस के तौर पे लेते हैं और डिपेंडेंट एक्सिस को हम लोग कॉमनली वाई एक्सिस के तौर पे लेते हैं। ओरिजिन दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो राइट हैंड और अपवर्ड में जो भी क्वांटिटीज रखे जाएंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, और लेफ्ट और डाउनवर्ड में जो भी क्वांटिटीज रखे जाएंगे वो हमेशा निगेटिव होंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब हम इसको छोड़ के अब 9th क्लास का जो ग्राफ है हमारा, हम उसके ऊपर में आते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। ये एक इंट्रोडक्शन था ग्राफ को लेके कि ग्राफ होता क्या चीज है और कैसे कैसे हम लोग उसको कैलकुलेशन करते हैं। अब है कि हमारा 9th में जो पढ़ना है हमारे पास, क्योंकि इसके बाद हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा और इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ग्राफ का जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए अब हम आते हैं, सबसे पहला ग्राफ जो पढ़ना है वो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग ST ग्राफ भी लिखते हैं। ठीक है, इसको किताब में आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के नाम से भी लिखा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए वो क्लास 9th में जो है हमें पढ़ना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और लगभग 99% केस में क्लास 9th के लिए हम कभी भी मोशन में चेंज इन डायरेक्शन को कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर चेंज इन डायरेक्शन आएगा तो देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसी प्रकार से जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम कोई भी चेंज इन डायरेक्शन नहीं देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के लिए भी। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9th में मोशन को जो कवर कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक में, और आने वाले टॉपिक में भी हम लोग कवर करेंगे केवल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, जिसमें कि हम लोग चेंज इन डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब चेंज इन डायरेक्शन नहीं होगा तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें आपको पता था, पहले से बताया गया हुआ था कि इन अ स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर टेकन एज सिमिलर क्वांटिटीज। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, लिया जाता है उसको एक इक्वल क्वांटिटी के तौर पे। सेम कंडीशन होता है स्पीड और वेलोसिटी के केस में। तो हम लोग यहाँ पर चेंज इन डायरेक्शन को नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन। तो हमारे लिए ST ग्राफ का मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी है और ST ग्राफ का मतलब हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी है। तो कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करिएगा आप। चलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आते हैं। हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सबसे पहले उसमें होते हैं दो एक्सिस, X और Y एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है। क्योंकि हम लोग टाइम को कभी भी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में निगेटिव नहीं लिया जा सकता है, इसलिए हम लोग उधर कैलकुलेशन के लिए जाते ही नहीं है। ओरिजिन के लेफ्ट में है और डाउनवर्ड में। इसमें हमारा टाइम होता है एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये हमारा होता है y एक्सिस पे। तो टाइम को हम लोग t से डिनोट कर लेते हैं और इसको हम लोग s से डिनोट कर लेते हैं। ओके, कोई परेशानी नहीं। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारा, और ये जब कैलकुलेशन देता है तो d बाई s बाई टी, इट मीन्स दैट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो हमें पता है कि ये होता है या तो स्पीड होगा जब डिस्टेंस बाई टाइम लेंगे तो, या फिर वेलोसिटी होगा। तो क्योंकि अब स्पीड की बात हम लोग कम ही करते हैं, हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग एक ही बराबर कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ST ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है किसी को भी कि यहां पर स्पीड और वेलोसिटी में चेंज इन डायरेक्शन नहीं हो रहा है। हम कंसीडर करें स्पीड और वेलोसिटी को इक्वल क्वांटिटी। ठीक, तो ये हमारा पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। अब इसमें हम लोग बहुत अलग अलग रंग से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा
जो कि है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा हमारा, ओरिजिन एक्स वाई, टाइम एक्सिस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन केस में हमें पता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसका जो स्लोप आएगा यूनिफॉर्म मोशन का वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन का कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। ओके, तो आप कह सकते कंक्लूड कि स्लोप ऑफ ST graph for uniform motion is a straight line। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ जो होगा ST ग्राफ वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा लेके चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों हो सकते हैं। स्पीड हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर सकता है टाइम के एस्पेक्ट में तेजी के साथ, और या फिर डिक्रीज भी कर सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को दो प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि इसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है और उस केस में स्पीड वेरिएंट रहता है। तो हमारा अगर हम लोग टाइम और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ग्राफ या तो ऐसे आ सकता है जब स्पीड हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव वेलोसिटी, दूसरा हमारा ये केस हो सकता है जब एक खास स्पीड से रहा हो। ठीक है, एक खास डिस्टेंस के बाद धीरे धीरे बॉडी जो होगा वो डाउनफॉल पे चला जा रहा है, मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे कमती चली जा रही है। सो ठीक है, इस केस में कुछ इस प्रकार से हमारा कैलकुलेशन हो सकता है, टाइम के साथ साथ ये धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं जब इसमें निगेटिव वेलोसिटी होगी। दोनों केस को कंक्लूड करके आप लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ST graph for a non-uniform motion is a curve or a non-straight line। ये एक नॉन स्ट्रेट लाइन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई बॉडी रैंडम पाथ पे ट्रैवल कर रहा हो, एक इसकी स्पीड बढ़ रही हो, फिर घट रही हो, फिर बढ़ रही हो, फिर घट रही हो। तो वैसे केस में ये जो ग्राफ हमारा ड्रॉ होगा वो हो सकता है ऐसा कि टाइम के साथ साथ अलग अलग तरह से बढ़े, तो वो जिगजैग लाइन भी दे सकता है हमको। कुछ भी हो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो एक कर्व होगा या फिर नॉन स्ट्रेट लाइन होगा। तीसरा हम लेके चलते हैं जो कि हमारा ग्राफ है रेस्ट का। रेस्ट के केस में क्लियर है हमारा कि डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, कभी भी बढ़ेगा क्या, तो टाइम। उसके लिए ग्राफ का जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग एक्स वाई टाइम एक्सिस ओरिजिन। सपोज करते हैं कोई बॉडी 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 1 2 3 4 5 6 4 मीटर पे जाके वो रुक गया है। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो हमें पता है कि टाइम बढ़ता चला जाएगा और स्पीड डिस्टेंस जो होगा हमारा वो रुक जाएगा। तो बॉडी रेस्ट पे जब भी होगा तो आप कंक्लूड करिएगा उसका स्लोप ऑफ ST ग्राफ for a body at rest is a
स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा टाइम एक्सिस की। ओके, तो ये हमारा 3 प्रकार के ग्राफ रहे जो कि डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड है। डिस्टेंस मतलब एसटी ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहिए या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ कहिए। फिर से आपको फिर से रिपीट करें बाबू, ध्यान रखिएगा, नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन का चेंज नहीं हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। अगर चेंज इन डायरेक्शन होता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव ग्राफ में चला आता। ओके, ये हमारा क्लियर रहा ग्राफ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वीटी ग्राफ, जो कि हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, क्लियर रहा हमारा। यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन आता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नॉन स्ट्रेट लाइन आता है, और रेस्ट के लिए स्ट्रेट लाइन आता है बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसको हम लोग वीटी ग्राफ भी कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेलोसिटी और स्पीड एक ही क्वांटिटी है, हम उसी को लेकर चल रहे हैं साथ में। सबसे पहला चेक कर लेते हैं हम लोग कि वो ग्राफ देता क्या है हमें। इसमें टाइम होता है एक्स एक्सिस पर टाइम ओरिजिन और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। ठीक है, वाई एक्सिस पर हमारा वेलोसिटी, और ये जो स्लोप मिलता है हमें वो होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और ऐसा यूनिट पुट करें तो मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि होता है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको देगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमें जो मिल रहा है वो एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है, अब इस केस में आते हैं हम लोग कि हम जब चेक करेंगे इसके लिए अलग अलग ग्राफ के लिए, ठीक है, जैसे उसके लिए हम 3 ग्राफ का केस चेक किए थे, इसमें हम लोग ग्राफ का चेक करेंगे। इसके लिए हम पहला देखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में टाइम ग्रेजुअली बढ़ता है, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। उस केस में हमारा जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। टाइम एक्सिस वेलोसिटी ग्रेजुअली, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा है। ये होता है स्ट्रेट लाइन। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, दूसरी अगर बात करें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब कि वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। तो सिमिलर तरीका से हम लोग लेके चलेंगे। हो सकता है कि टाइम के साथ साथ ये इंक्रीज करे या फिर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज करे।
कोई भी केस हो, ठीक है। जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखिए एक खास वेलोसिटी पर रहेगा और उसके बाद ये डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, कुछ भी हो, स्लोप जो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वो नॉन स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ नॉन स्ट्रेट लाइन। आप कर्व भी यूज कर सकते थे, बट बेहतर है कि आप नॉन स्ट्रेट लाइन कर दिए, क्योंकि कोई बहुत सारा कोई बॉडी रैंडम पाथ पे ट्रैवल करे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर हो गया हमारा। अब तीसरे लेवल पे आता है, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो ग्राफ है हमारा, हम ले लेते हैं इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि हम लोग पॉजिटिव में यूनिफॉर्म के लिए देख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी नेगेटिव के लिए भी जो देखेंगे आगे हम लोग, वो यूनिफॉर्म के नहीं देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे उसके साथ साथ। तो कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ हुआ हमारा। वेलोसिटी, टाइम, ओरिजिन। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो हमेशा ही इंक्रीज करेगा, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से ही हो सकता है वो किसी भी एक पॉइंट से इंक्रीज करे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ओके। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन is a straight line in upward direction. upward direction, ओके। और अगर नॉन यूनिफॉर्म के लिए है तो ये कर्व ही होगा, मगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ओके। कर्व होगा बट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। और अगर यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अपवर्ड होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन स्ट्रेट लाइन होगा बट स्लोप अपवर्ड की तरफ होगा, ओके। चौथा हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमारा जो स्लोप बनेगा, फिर से वापस हम वही समझा रहे हैं आपको कि हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा बाबू, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ फॉर negative acceleration is a straight line in downward direction, in downward direction, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नेगेटिव एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म के लिए तो ग्रेजुअली डाउनवर्ड डिक्रीज करेगा स्ट्रेट लाइन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म के केस में अगर तो वो डाउनवर्ड कर्व ही रहेगा, नॉन स्ट्रेट लाइन रहेगा बट डाउनवर्ड में। तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव यूनिफॉर्म के लिए अपवर्ड, पॉजिटिव नॉन यूनिफॉर्म के लिए अपवर्ड बट नॉन स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव यूनिफॉर्म के लिए एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, नेगेटिव नॉन यूनिफॉर्म के लिए नॉन स्ट्रेट लाइन बट ऑलवेज डाउनवर्ड ही रहेगा। और पांचवा हम देख के चलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता था,
हमारा बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो जाता था, उसमें किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं होती थी स्पीड में, तो उस केस में जब चेंज इन वेलोसिटी होगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। और ये बात ध्यान रखने वाली बात भी है कि जब कभी भी बॉडी इज ट्रैवलिंग इन यूनिफॉर्म मोशन देन द एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। इस केस में ये रहा टाइम एक्सिस, ये रहा वेलोसिटी एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए अगर ये 5 के वैल्यू पर ही है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड के बाद से टाइम वही रह जाएगा, स्पीड कांस्टेंट है, कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो। ओके, तो अब ध्यान देने दे दीजिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, for a body in uniform motion is a straight line, parallel to टाइम एक्सिस, जो कि पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़ लिया ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के 3 उसका और पार्ट और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कंप्लीट 5 पार्ट, ठीक है। अब एक हल्का सा टॉपिक जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। यहां तक हमारा क्लियर रहा, कंप्लीट रहा टॉपिक हमारा। अब एक हल्का सा टॉपिक जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। डन रहा। चलो एक छोटा सा टॉपिक जो कि ग्राफ से रिलेटेड, जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होते हैं। चलिए ये क्लियर रहा हमारा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बने। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि ये हमारा वेलोसिटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। एक बॉडी O से A तक गया, ठीक है। वहां से वो ग्रेजुअली अपना वेलोसिटी चेंज किया जो कि पॉइंट पहुंचा B तक। अब यहां पे देखिएगा तो हमें पता है O से A तक गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई U। अब B से लेकर C तक जो है ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है जो कि V है। OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, BC इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और O से लेकर C तक उसे लग रहा है टाइम T। OC इज इक्वल टू टाइम इंटरवल। अगर इस पूरे फिगर को देखा जाए तो ये एक ट्रेपेजियम टाइप का बना रहा है, OABC। ओके, OABC एक ट्रेपेजियम बना रहा है। या फिर दूसरा एग्जांपल लेके चले हम लोग, और अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ओरिजिन रहा, कोई बॉडी अगर लीनियर मोशन में ही है, सपोज कर लेते हैं, सॉरी मतलब कि उसके एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो यहां से यहां तक गया, पॉइंट ए तक पहुंचा। पॉइंट ए तक जब किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गया होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कैलकुलेट किया होगा ना। अगर हम टाइम के एस्पेक्ट में बात करें तो ये हो गया उसका पॉइंट बी। फिर एक फिगर बन रहा है हमारे पास OAB या फिर OBA। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एरिया अंडर VT ग्राफ gives distance traveled by the body। एरिया जो भी फिगर बन रहा होगा उसका एरिया जो VT ग्राफ में दिया होगा वो हमेशा देगा आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। ध्यान रखिएगा
इट इज नॉट मैथमेटिकली करेक्ट। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। हम हमेशा ही यहां पे कैलकुलेट करते हैं केवल और केवल एक चीज को। हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। हम यहां पर किसी का भी इसका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम से कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा। इसका हाफ इंटू बेस इंटू साइड से कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके, आखिर होगा तो हुआ कैसे, चेक कर लेते हैं। ध्यान रखिए, फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। चलिए इससे पहले इस पर भी समझते हैं। इससे पहले एक और छोटे से क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे ट्रेपेजियम है, फिर हमारा है आपको ट्रायंगल, और अब जो हमारा है वो हो जा रहा है, सपोज करते हैं, चलिए पहले इसी पे देख लेते हैं, ठीक है, फिर उस फिगर पे आते हैं हम लोग। चलिए केस 1, पहला ही केस इसको लेके कंसीडर करते हैं। केस 1, हमें पता है कि कोई बॉडी यहां से O से A तक गई होगी, ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, उसका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि चेंज इन डायरेक्शन नहीं हो रहा है यहां पर, इसलिए हम लोग इसको बदल नहीं रहे हैं। हम सिंपल कर रहे हैं u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। और टाइम कितना है, तो टाइम है इंटरवल t, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम, जो कि हो जा रहा है u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। अब चूंकि बॉडी स्टार्ट कहां से किया था, 0 से, बॉडी की वेलोसिटी स्टार्ट हुई थी 0 से, तो ये हो गया 0 प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम t, जिसको कि आगे आप लेके चलिएगा अगर, तो हमारे पास हो जा रहा है डिस्टेंस इज इक्वल टू v बाई 2 इंटू टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू v इंटू टी लिख सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू v। वेलोसिटी, वेलोसिटी कहां से कहां तक है उसकी, वो एक एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी है ए बी, हाफ इंटू ए बी। टाइम कहां से कहां तक है, ओ से लेकर बी तक, ओ बी, कुछ और बना दे इसको हम लोग, हाफ इंटू ओ बी इंटू ए बी लिख सकते हैं, जो कि है एरिया ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं था, बट हम उसका यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, जो कि आंसर हमारा आएगा मीटर में ही। एक दोबारा एक दूसरे क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, और केस सेकंड उसको ले लेते हैं हम। ओके, ये रहा केस सेकंड हमारा। सेकंड केस के लिए, सेकंड केस के लिए हमें पता है कि हमारा एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी मान के चलिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2, और टाइम जो हमारा है वो टाइम है t। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पर एवरेज स्पीड लिखिए या फिर स्पीड लिखिए, कोई परेशानी हमें नहीं है। तो d इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। ध्यान दीजिएगा यहां पर बाबू, यहां पर 0 से a जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, बट बॉडी जो है वो a से चेंज किया वेलोसिटी अपना। 0 से a तक इनिशियल वेलोसिटी, b से लेकर c तक फाइनल वेलोसिटी, o से लेकर c तक टाइम इंटरवल। आप पुट कर सकते हैं d इज इक्वल टू u की वैल्यू OA प्लस v की वैल्यू BC डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। ओके, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग इसको आप सजा के थोड़ा सा टाइम t की बात करें, तो टाइम t जो है वहां पर O से लेकर C तक है, OC। इसको फिर से सजा कर लिखें अगर हम लोग, तो d बराबर हमारे पास आ गया हाफ इंटू OA प्लस BC इंटू OC।
अगर हाफ इंटू ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी लिखे, इसको हम लिख सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम का एरिया है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओ ए विल बी पैरेलल टू बी सी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम ओ सी, इसको आप लिख सकते हैं बराबर एरिया ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। कोई परेशानी इसको समझने में किसी को भी? हम जो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं लिखे हैं, इसका मतलब है कि हम इसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, बट मैथमेटिकली टर्म में, मीटर स्क्वायर के टर्म में नहीं, ये डिस्टेंस हमेशा पता होगा मीटर के टर्म में। ठीक है, ये हमारा केस 1 रहा, ये हमारा केस 2 रहा। फिर भी किसी को दिक्कत है समझने में तो हम तीसरा केस कंसीडर करके चलते हैं। ओके, हम यहां से इसको हटाते हैं। ठीक है, तीसरा केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। जो बच्चे उधर नहीं समझे हुए हैं समझ लीजिएगा इस चीज को, पोर्शन को। हम तीसरा केस कंसीडर करके चल रहे हैं इसको। ये क्लियर रहा हमारा दोनों का दोनों केस। अब तीसरा केस कंसीडर करके चलते हैं हम। अगर केस थर्ड हमारा, सपोज करते हैं कि कोई बॉडी ऐसा है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है और बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रहा है आपको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम देखे थे, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया ओरिजिन, ये उसका पहला पोजीशन, ये उसका लास्ट पोजीशन और ये पॉइंट सी। तो अब हम कैलकुलेट करके देखें, अगर इसको हम यहाँ से यहाँ मिला दें, हमारे पास उसका वेलोसिटी कितना रह गया? ओ ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वेलोसिटी, या फिर हम लोग क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो स्पीड, ओ सी इज इक्वल टू ए बी जो कि है टाइम का कैलकुलेशन। तो हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो d इज इक्वल टू स्पीड की वैल्यू हो गई हमारे पास ओ ए इंटू टाइम की वैल्यू हो गई ओ सी। तो d इज इक्वल टू एरिया रेक्टेंगल ओ ए बी सी के बराबर नहीं आ गया। तो वो ध्यान दीजिएगा कि हम हर जगह फॉर्मूला इस्तेमाल किया, पहला केस, दूसरा केस और तीसरे केस में भी हम हर जगह फॉर्मूला इस्तेमाल किए, स्पीड इनटू टाइम, और हमको इक्वेशन मिल गया वापस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि द एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी। ओके, अब ये रहा हमारा क्लियर। इसके बाद हम लोग अब आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।